हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस कर लेंगे लर्निंग थ्योरीज़ साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरीज़। हम यहाँ पे मेन थ्योरीज़ ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। सो देख लेते हैं। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी सूझ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कॉलर और कोफका ने दिया था। कॉलर और कोफका कौन थे? ये गेस्टाल्ट जो है स्कूल है या संप्रदाय है साइकोलॉजी का, उसके मनोवैज्ञानिक है कॉलर और कोफका। तो इसमें उन्होंने क्या किया, सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा। इसमें क्या होता है, इससे पहले जो थे स्कीनर हो गया, पेवलव हो गया या थॉर्नडाइक जो थे, उनका कहना था कि सीखने के लिए अंतर्दृष्टि या सूझ का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य ऐसे ही बहुत सारे रिस्पॉन्स देता है और वो अचानक से सीखता है। लेकिन इसमें क्या था, जो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे कोलर एंड कोफका, इन्होंने कहा था कि मनुष्य किसी भी चीज़ को सूझ द्वारा सीखता है। वो हर पहलू को समझता है सिचुएशन के और उसके बाद वो सीखता है, नए ढंग से उसका परसेप्शन करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और तब सीखता है। सूझ उसमें अचानक से उत्पन्न हो जाती है और वो सीख जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सुल्तान नामक वनमानुष पर उसने दो प्रयोग किए थे इन्होंने। एक तो छड़ी समस्या पर किया था, एक बॉक्स समस्या पर किया था। तो छड़ी समस्या पर तक क्या था कि इन्होंने एक सुल्तान नामक वनमानुष को एक पिंजड़े में इन्होंने बंद कर दिया था और वनमानुष जो था वो भूखा था। पिंजरे के बाहर जो है टेबल पर केला रखा हुआ था और पिंजड़े में जो दो छोटी छोटी इन्होंने छड़ी या लकड़ी जो भी है वो रख दी थी, जिनकी बनावट ऐसी थी कि वो एक दूसरे से जुड़ सकती थी। केले को जब बाहर रखा तो जो सुल्तान नामक वनमानुष था, उन्होंने बहुत से तरीक़ों से उसे पाना चाहा, हाथ निकाले, पैर निकाले, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर धीरे धीरे क्या है, वो उन लकड़ियों से खेलने लगा और लकड़ियों से खेलते खेलते वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और उसने वो उत्साह और खुशी एकदम से उसके अंदर आ गई। उसे पता चल गया कि हाँ भाई ये दोनों जुड़ गए, अब मुझे केला मिल जाएगा। उसने क्या किया, छड़ी के सहारे वो केले प्राप्त कर लिया और खा लिया। ठीक है, इसके बाद कई ट्रायल्स में देखा गया कि उसने छड़ी को जाते ही एकदम से जोड़ के और वो मतलब उसमें वो समझ आ गई थी। तो ये एकदम से सूझ के अकॉर्डिंग हुआ था, जो ये गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके अनुसार। दूसरा प्रयोग बक्स समस्या पर किया गया था। जैसे कि सुल्तान को एक बड़े कमरे में उन्होंने बंद कर दिया था और छत पर एक केला लटका दिया था और उसमें कोने में 3 बॉक्स रख दिए थे। तो कई बार ऐसा करने के बाद जैसे कि वो उछलता है, कूदता है, लेकिन उसे केला नहीं मिलता, तो उसकी नज़र एकदम से बॉक्स पे पड़ती है। तो वो एक बॉक्स को लाता है, फिर उस पर चढ़ता है, फिर दूसरे बॉक्स को लाता है, उस पर चढ़ता है, नहीं आता, फिर तीसरे बॉक्स को लाता है और तीनों को रख के वो उस पर चढ़ के वो ले लेता है। उसमें एकदम से समझ उत्पन्न हो जाती है बॉक्स को देख के। तो ये उनके 2 प्रयोग थे। विशेषताएं क्या थी इसमें? लर्निंग बाय आहा अनुभव, यानी कि एकदम से एक्सपीरियंस उसे होता है अंदर से और वो सीख जाता है। यहाँ पे क्या था कि सीखने के लिए अचानक से उसे मतलब सूझ उत्पन्न होती है दिमाग में या उसके मस्तिष्क में और वो सीख जाता है। सूझ के द्वारा सीखता है मनुष्य, समझ के द्वारा उसे प्रत्यक्षण करता है, उसका संबंध जो है सिचुएशन के साथ बनाता है और उससे वो सीख जाता है। अगला फीचर क्या है? टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता है अच्छी तरह, उसे देखता है, उसका निरीक्षण करता है, उसको इंस्पेक्शन करता है, तब उसे में एकदम सूझ उत्पन्न हो जाती है। देन थर्ड, डायरेक्टेड अटेंशन, ध्यान एंड एक्सप्लोरेटरी, यानी कि वो ये अन्वेषणात्मक व्यवहार करता है, उसका डायरेक्ट ध्यान होता है उस पर, तो उससे वो सीख जाता है। स्टेट ऑफ इनफेक्टिवनेस, निष्क्रियता, एक ऐसी स्टेट भी आती है इस क्रिया में जब वो मतलब बिल्कुल थक हार के वो बैठ जाता है और उसमें फिर अचानक से एकदम सूझ उत्पन्न होती है। सो निष्क्रियता की वो जो है वो स्टेट वो भी आती है सीखने के उसमें। सडन एक्ट ऑफ इंसाइट, एकदम से उसमें सूझ उत्पन्न होती है, यानी कि कोई अनेक अनुक्रिया करने के बाद बिना मतलब के या बिना उसके कार्य नहीं हो जाता, बल्कि उसमें एक समझ उत्पन्न होती है अचानक से, तब वो सीखता है इनके अनुसार।
सूझ द्वारा सीखने की जांच यानी स्थानांतरण, इसे सीखने की जांच जो है वो कई घटनाओं में की जाती है। ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, कई अलग अलग घटनाएं की जाती है। इनके अनुसार यह था कि अगर सूझ द्वारा कोई भी मनुष्य सीख रहा है तो वो अन्य जो भी घटनाएं हैं उसमें भी आसानी से मतलब कार्य को कर सकता है। लेकिन जो प्रयत्न और भूल से कर रहा है वो फिर स्थानांतरण या ट्रांसफ़र का गुण उसमें नहीं है। सूझ द्वारा जो सीख रहा है उसमें ही समझ है और आगे की घटनाएं भी वो उसी तरह सॉल्व कर लेता है। तो कोहलर का और कोफका का ये मानना था। देन आगे चलते हैं। उसुबेल का सीखने का सिद्धांत, ये गलत टाइप हो गया, सिखाने का, सीखने का सिद्धांत। उसुबेल ने जो है वो 1997 में दिया था सीखने का जो सिद्धांत है अपना। सीखते समय व्यक्ति में क्या होता है का वर्णन किया। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने बिल्कुल ही अलग एक वो मतलब प्रयोग किया था या थ्योरी दी थी। इनके अनुसार जो मनुष्य में अंदर जो अनुभव होते हैं उनका इन्होंने वर्णन किया था कि सीखते समय क्या क्या घटनाएं मनुष्य जो है वो महसूस करता है। आत्मसातकरण, वो क्या करता है मनुष्य मतलब जैसे कि अपने जो पुराना ज्ञान है उसे नए ज्ञान के साथ वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और उस नए सीखे गए पाठ की अनुभूतियों को पुराने से जोड़ लेता है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। यानी कि पुराने सीखे हुए ज्ञान को नए घटना में प्रयोग करना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। तो इस क्रिया को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया सीखने के लिए। 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग, उन्होंने 4 प्रकार के सीखने को कहा है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जब टाइप्स ऑफ लर्निंग जो पढ़े थे वो उसुबेल ने ही दिए थे। रोट लर्निंग यानी रट कर पढ़ना, किसी भी सामग्री को अगर हम किसी विद्यार्थियों के मनुष्य को दे देते तो वो एज इट इज सब सह कर लेना, बिल्कुल मतलब रट लेना उसको, एक तरह ये सीखना होता है। बिल्कुल एक एक स्टेप्स ऐसे सीख लेना जैसे कि किसी ने बताया है, सो वो हो गया रट कर लेना। इसमें समझ की बिल्कुल भी कुछ भी गुंजाइश नहीं होती, समझ तो बिल्कुल भी नहीं रहती इसमें, इस तरह के सीखने में। देन आगे मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण सीखना। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य है या जो व्यक्ति है वो समझ के साथ सीखता है, वो हर एक घटना का प्रत्यक्षण करता है, उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और मतलब सबसे अच्छा ये एसेंशियल है, ये तरीका बहुत ही ज़रूरी है और ये सबसे अच्छा तरीका है कुछ भी सीखने का। इससे क्या होता है भविष्य में भी मनुष्य इस तरह की घटनाओं को सॉल्व करना सीख जाता है और उसमें एक समझ उत्पन्न होती है इस तरह के सीखने से। देन आगे रिसेप्शन लर्निंग यानी अभिग्रहण सीखना। इसमें क्या होता है, कोई भी सामग्री जो है वो बच्चों को दे दी जाती है, शिक्षार्थी को या मनुष्य को दे दी जाती है और वो उसे आत्मसात कर लेता है, यानी कि पहले सीखे हुए ज्ञान के साथ उसे जोड़कर सीखता है। तो इस तरह को क्या कहते हैं, रिसेप्शन लर्निंग कहते हैं, यानी अभिग्रहण सीखना हम इसे कहते हैं। देन आगे क्या होता है, अन्वेषण सीखना यानी डिस्कवरी सीखना। इसमें क्या होता है, कुछ सामग्री या कोई भी घटना मनुष्य के सामने रख दी जाती है, उसमें एक नए कॉन्सेप्ट को निकाल के लाना या नए तरह का अपने विचार उस घटना के लिए पेश करना, बिल्कुल ही अलग। तो उस तरह के सीखने को हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। तो इन्होंने 4 टाइप बताए हैं सीखने के, रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग। और एसिमिलेशन जो प्रक्रिया है उसका इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है सीखने में। देन आगे देख लेते हैं। आगे है अनुकरण से सीखना यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी मनुष्य है उसको देखना या किसी घटना को दूर से ही ऑब्जर्व करके फिर वैसे ही रिएक्ट करना, वैसा ही व्यवहार करना क्या कहलाता है, अनुकरण करना कहलाता है, इमिटेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है पहले जो थे प्लेटो और अरस्तु के समय से ही ये जो प्रक्रिया है यानी अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो चली आ रही है। लेकिन जो बहुत ये साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक और अन्य जो साइकोलॉजिस्ट थे, वॉटसन, थॉर्नडाइक, इन्होंने क्या ही प्रयोग किए, पर इन्होंने
प्रयोगों से ये परिणाम निकाला कि अनुकरण की प्रक्रिया से कोई नहीं सीख पाता। लेकिन बाद में मिलर और डॉलार्ड नामक दो जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या ही प्रयोग किए थे, और उनके प्रयोगों के आधार पर इन्होंने 3 तरह के लर्निंग ही डिवाइड द इमिटेशन इनटू 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था अनुकरण को। सबसे पहला समान व्यवहार, यानी कि सेम बिहेवियर। जब 2 या 2 से अधिक जो भी व्यक्ति है समान सेम सिचुएशन में सेम जो है वो व्यवहार करते हैं, तो पूर्व अनुभवों के आधार पर, तो इसे हम कहते हैं सेम बिहेवियर। जैसे कि कोई भी अधिकतर व्यक्ति जैसे सड़क पर लाल बत्ती को देखकर रुक जाते हैं, तो ये एक तरह के सेम जो बिहेवियर है उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा प्रतिलिपि व्यवहार, यानी कॉपिंग व्यवहार। इसमें क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्देशित होता है, यानी डायरेक्ट क्या होता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये कार्य करना है और ऐसे ऐसे करना है, तो दूसरा व्यक्ति भी बिल्कुल वैसे ही करेगा, तो इसे कहते हैं कॉपिंग बिहेवियर। जैसे कि किसी विद्यार्थियों को कोई खास चित्र, जैसे कि कोई अध्यापक कोई चित्र बना रहा है और बिल्कुल उसी तरह एज इट इज़ उसी रेखाएं खींचना, उसी तरह साथ के साथ बनाना, ये हो गया कॉपिंग व्यवहार। देन थर्ड है सम्मिलित आश्रित व्यवहार। इस तरह के व्यवहार में क्या होता है, किसी भी एक व्यक्ति को जो भी बिहेवियर है उसको आंख मूंद कर दोहराता है कोई भी व्यक्ति, उसे बार बार फोर्स किया जाता है इस और कि भाई वो व्यक्ति है उसकी तरह व्यवहार करो। फोर्स नहीं, एक तरह से एक निर्देशित किया जाता है। जैसे कि घर में प्रवेश करते समय पिता के पैरों की आवाज़ सुनकर जैसे बच्चा एकदम से दौड़कर दरवाज़ा खोलता है, तो ये दौड़कर जाने वाली जो रिस्पॉन्स है इस सम्मिलित आश्रित व्यवहार में आता है। जैसे कि पिता से जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो चॉकलेट या टॉफ़ी किसी को दिया जाता है और वो बच्चा दौड़कर मतलब उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे पापा आ गए और मुझे टॉफ़ी दे देंगे, वो जाकर दरवाज़ा खोलता है। तो इस तरह के व्यवहार को क्या कहते हैं, मैच और डिपेंड व्यवहार कहते हैं। सो ये हो गया अनुकरण से सीखना। बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इसके फेवर में भी किया है, विचार दिए हैं, और बहुत से उन्हें नहीं भी दिए हैं। उनका कहना है कि अनुकरण से व्यक्ति बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीखता। सो ये थे जो इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो